Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे with some common diseases related to the nutrition कि न्यूट्रिशन के अमल के दौरान बाज़ औक़ात गड़बड़ हो सकती है, कुछ बीमारियां और उनकी अलामात, जिनमें से चंद एनलिस्टेड डिजीजेस यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, इनकी डिटेल्स हम अभी बोर्ड पे देखते हैं. Alright students, this session will be more informative. Okay, some common diseases related to the nutrition, or they can be related to the abnormalities of digestive system. Okay, और physiological abnormalities की हम बात कर रहे हैं. Alright students, अब इसमें बेसिकली ये इंफॉर्मेटिव मैंने इसको इसलिए कहा है कि इसमें हम गपशप करेंगे इस लिहाज से कि हम खा क्या रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, और फिर उसके बाद जो बहुत ज्यादा अहम चीज है वो है हाइजीन, सफाई सुथराई का क्या मयार हमने अपने लिए सेट किया हुआ है. तो इन सब चीजों से रिलेटेड हैं ये डिजीजेस, जिसमें सबसे पहली बात आ रही है स्टूडेंट्स, दिस इज डिस्पेप्सिया. ऑलराइट, द फर्स्ट डिसऑर्डर इज डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया क्या चीज है, इसको हम यहां पे स्टेट करते हैं. Incomplete or insufficient digestion of food. जी स्टूडेंट्स, अब इसका क्या मतलब है कि हम खुराक को डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दें, हजम कर दें. ऑलराइट, लेकिन डिस्पेप्सिया जिसका लफ्जी मतलब है बदहजमी, यानी कि खाने का सही तरीके से हजम ना होना, इसीलिए हमने इसको दो आसान तरीन अल्फाज में मेंशन किया है कि या तो ये नामुकम्मल ब्रेकडाउन है या फिर नाकाफी ब्रेकडाउन है, कि इतने छोटे पार्टिकल्स में जिसको कन्वर्ट करना जरूरी था, खुराक उतने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हुई. और इसकी वजह क्या हो सकती है, ये कॉजेज हम स्टूडेंट्स इसके बाद देखते हैं. पहले वो अलामात जानते हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम ये डिक्लेयर करेंगे कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिस्पेप्सिया. ऑलराइट, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स. इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज, देयर इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. व्हाट इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट? इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली हम अपनी होम्योस्टैटिक स्टेट की जब ऑप्टिमम कंडीशन अचीव कर चुके होते हैं तो उस वक्त हम अपने आप को बिल्कुल हशाश बशाश और फ्रेश फील कर रहे होते हैं. ऑलराइट, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हो कि आप बहुत ज्यादा ऐसी खुराक खा चुके हुए हैं कि जो आपको हजम करने में दुश्वारी पेश आ रही है, या उसमें बीन्स वगैरह बहुत ज्यादा शामिल थे, तो ये वाली सारी चीजें हजम करने में कुछ टाइम लगता है. ऑलराइट, उस केस में ऐसा पॉसिबल है कि आपको पेट के अंदर भारीपन फील होना शुरू हो जाए. तो इस कंडीशन को हम कहेंगे दिस इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, के पेट के अंदर गड़बड़ फील हो रही है और नॉर्मल फीलिंग नहीं आ रही. ऑलराइट, इसके साथ ही साथ ये कंडीशन उस वक्त बढ़ जाती है कि जब हम इसके अंदर फ्लैटुलेंस का इजाफा कर दें, कि इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाए कि पेट में गैस भरना शुरू हो गई है. ऑलराइट, अगर गैस भरती चली जाए तो यूं फील होता है कि जैसे पेट भरा हुआ है. आप उस वक्त कुछ खाने की कोशिश भी करें तो आपको पहले से ये फीलिंग आ रही होती है कि पेट भरा हुआ है और इस वजह से मजीद कुछ खाने की जरूरत नहीं है. अब स्टूडेंट्स ये भी जान लें कि गैस जरूरी नहीं कि वो जो खाना खा रहे थे सिर्फ उसी की वजह से हुई हो. कुछ इस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके स्टमक में चले जाते हैं जो वहां पे जाके फर्मेंटेशन का प्रोसेस करना शुरू हो जाते हैं. उसकी वजह से स्पेशली एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा और फ्लैटुलेंस वाली कंडीशन होगी, आपको इस तरह से फीलिंग आना शुरू हो जाएगी जैसे आपने पहले से बहुत ज्यादा कुछ खा लिया हुआ है और मजीद गुंजाइश नहीं रही. ऑलराइट, दिस कंडीशन इज नोन एज फ्लैटुलेंस. फिर उसके बाद अगली जो कंडीशंस हैं, दे आर कॉमन. वन इज नोजिया and second one is vomiting. ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्पेशली छोटी उम्र के बच्चों के अंदर ये कंडीशन हमें नजर आती है कि जैसे ही उनका पेट खराब होगा
फौरन मतली आने वाली कंडीशन होगी, ऐसी फीलिंग आएगी कि दिल खराब हो रहा है और किसी भी वक्त उल्टी हो सकती है, और उल्टी कर देना, वॉमिट कर देना। तो ये दो बुनियादी अलामात इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद एडल्ट्स के हवाले से एक टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज नोन एज रीगर्जिटेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रीगर्जिटेशन के साथ एक और टर्म भी मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज नोन एज गर्ड। ओके, अब रीगर्जिटेशन या रीगर्जिटिटी, ये स्टेटमेंट या ये वर्ड निकला कहां से, इसको भी समझ लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो जुगाली करने वाले जानवर हैं स्टूडेंट्स, उनको अगर आपने गौर से देखा हो तो पहले खाते रहते हैं और उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, और खाने के बाद वो उसी खाने को वापस मुंह में लेके आते हैं और चबा चबा के फिर छोटे पीसेस के फॉर्म में उसको निगल जाते हैं। ऑलराइट, अब इस प्रोसेस को बुनियादी तौर पे बोला जाता है रीगर्जिटेशन। ओके, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दिस इज एन एबनॉर्मेलिटी और डिफेक्ट कि जो खाना आप खा चुके हुए हैं अगर वो वापस आना शुरू हो जाए गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की फॉर्म में, तो हम कहेंगे भाई ये कंडीशन गड़बड़ वाली कंडीशन है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से खाने को हजम नहीं कर पा रहा, तो ये वाली स्टेट डिस्पेप्सिया की स्टेट में शामिल की जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर यहां पे मैं एक छोटी सी बात और आपको बताता चलूं कि जरूरी नहीं कि ये सब अलामात सब लोगों में ही जाहिर होना शुरू हो जाएं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ डिस्पेप्सिया, डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप से आपका ताल्लुक है। ऑलराइट, और अगर एडल्ट्स हैं तो कहीं किसी और डिजीज के अंदर पहले से मुब्तला तो नहीं हो चुके हुए, तो इस वजह से हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, dyspepsia itself is not a disease. Instead, it is symptomatic of many diseases or different types of diseases. Alright students, अब इससे क्या मुराद है कि जरूरी नहीं कि अगर खाना हजम नहीं हो रहा तो ये बजाते खुद बीमारी है। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन किसी और डिजीज से पहले ही सफर कर रहा है और उसके साथ ही साथ उसको खाना हजम नहीं हो रहा, तो ही मे सफर फ्रॉम द कंडीशन ऑफ डिस्पेप्सिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसके कॉजेज की तरफ चलते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से खाना हजम नहीं हो रहा। Alright students, causes of dyspepsia. जी स्टूडेंट्स, क्या वजूहात पॉसिबल हैं कि खाना सही तरीके से हजम ना हो। सबसे पहले नंबर पे मैं यहां पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज द लाइफस्टाइल, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खाना खाने के फौरन बाद बैठ रहे हैं ज्यादा देर के लिए, ओके, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी डेली रूटीन के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज शामिल ही नहीं है। तो इन चीजों को भी जरूर मलहूज़े खातिर रखें और ख्याल रखें इस चीज का कि खाना खा रहे हैं तो अपनी एनर्जी की नीड्स के मुताबिक खाएं, और कहीं जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि फौरी तौर पे एक्सरसाइज या वॉक वगैरह को जरूर अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया जाए। ऑलराइट, अब टेक्निकली क्या वजूहात हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज वी कैन राइट malfunctioning of stomach and intestine. All right, हो सकता है कि आपका मैदा या आपकी छोटी आंत जहां पे खाने को हजम किया जाना था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। Then insufficient gastric secretions. ऑलराइट, ये भी पॉसिबल है कि जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना था वो अपनी काफी मिकदार के लिहाज से, यानी जितनी मिकदार की जरूरत है उतना सिक्रीट नहीं हुआ, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर इंक्रीज्ड एसिडिटी इन स्टमक, कि मैदे के अंदर पहले से ही तेजाबियत का प्रॉब्लम चल रहा है। ऑलराइट, इस वजह से भी हो सकता है कि खाना हजम ना हो। Then
insufficient quantity or quality of bile secretions. ऑलराइट स्टूडेंट्स, गाल ब्लैडर के अंदर यानी पित्ते के अंदर जो पित्ते का पानी मौजूद है, वहां पे भी हमने ये चीज स्टडी की थी कि फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए बहुत सारे सॉल्ट्स रिलीज किए जा रहे होते हैं. ओके, तो ये भी पॉसिबल है कि आपने बहुत ज्यादा फैटी फूड खा लिया है और अब उसको इमल्सिफाई करने के लिए नाकाफी सिक्रीशंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये खाना भी सही तरीके से हजम नहीं होगा. ऑलराइट, तो ये सारी वजूहात पॉसिबली हो सकती हैं. और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि हर इंसान में तमाम की तमाम अलामात या वजूहात एक ही जैसी हो. इन डिफरेंट पीपल देयर कुड बी डिफरेंट कॉजेज फॉर द डिस्पेप्सिया. ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बुक के सीक्वेंस के लिहाज से अगर देखें तो द सेकंड डिसऑर्डर इज फूड पॉइजनिंग. ऑलराइट, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? अब अगर हम अल्फाज के ऊपर गौर करें तो हमें यह समझ आती है कि जैसे खुराक के अंदर कोई जहरीलापन पैदा हो चुका हो. ऑलराइट, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि अगर हम सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे, खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोएंगे, या वो खाना जो खाया जा रहा है उसको तैयार करते वक्त सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा गया, तो ऐसे जर्म्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस खाने के ऊपर मौजूद होंगे कि जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाके मखसूस किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि हमारे लिए जहर की तरह काम करेंगे, और उसकी वजह से हमने इस टर्म का नाम रख दिया है फूड पॉइजनिंग. ऑलराइट, इसकी अगर स्टेटमेंट बनाना चाहें, द कंडीशन in which the digestive system is affected by toxins present in contaminated food stuff. ऑलराइट, इसको स्टूडेंट्स एक और वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इलनेस ऑफ इनडाइजेशन ऑफ फूड ड्यू टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ऑलराइट, इससे क्या मुराद है कि जो खाना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, खासतौर पे इन्फेंट्स, छोटी एज के बच्चे, तो उस केस में क्या होगा कि अगर इसके अंदर कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, वो फौरन टॉक्सिफाई करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, और उसका जहर फैलते ही डाइजेशन का अमल रुक जाएगा, पेट में शदीद किस्म की दर्द पैदा हो सकती है और मुख्तलिफ किस्म की अलामात नजर आएंगी. इन अलामात को जांचते हुए हम ये कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग. ओके, कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं? सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग. ओके, इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द फर्स्ट वन इज अगेन नॉजिया. ऑलराइट, मतली आना, दिल खराब होना, यूं लगे कि जैसे बार बार उल्टी आ रही है. फिर इसके साथ दूसरी कंडीशन वॉमिटिंग. ऑलराइट, एक और चीज का इजाफा हो रहा है यहां पे, दिस इज डायरिया. और डायरिया के अंदर भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन का खतरा हो या कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो चुका हो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो जो लिक्विड्स आपने इनटेक किए हुए हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे और लूज मोशंस की फॉर्म में डिफिकेट होना शुरू हो जाएंगे, और उसी तरह से वो खारिज होते चले जाएंगे यहां तक कि डिहाइड्रेशन का, पानी की कमी का खतरा पैदा हो जाए. ऑलराइट, तो फूड पॉइजनिंग पहले ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है, तो इसके अंदर भी डायरिया का खतरा पैदा हो सकता है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और चीज मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, एंड दिस इज डबल विजन
all right, fatigue, and severe abdominal pain, especially 12 to 24 hours after the meal. Alright students, अब ये वाली सब की सब खसूसियात हो सकता है कि फौरी तौर पे नजर आना शुरू हो जाए। फौरी तौर से क्या मुराद है कि खाना खाया, उसके बाद स्टमक में गया और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाना शुरू हुआ, तो इसी सफर के दौरान इन तमाम अलामात में से चंद अलामात आपको नजर आना शुरू हो जाएं। खास तौर पे अगर पेट में दर्द होना शुरू हो जाए और बार बार दिल खराब होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ का आगाज हो चुका हुआ है। और उसके बाद स्टूडेंट्स एक टर्म यूज की जाती है जो उर्फे आम में जिसे कहते हैं मैदा वॉश करवा देना। ओके, तो ये जो मैदा वॉश करवाने की जरूरत पेश आती है, ये भी नॉर्मली फूड पॉइजनिंग के साथ रिलेटेड है। इट इज अ टाइप ऑफ क्योर, लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमें समझने की जरूरत है वो क्या है, which microorganisms are primarily responsible for food poisoning, और इसका आगाज कहां से और किस तरह से होता है ये भी समझ लें। Causes, यहां पे स्टूडेंट्स में नाम लिख रहा हूं दो बैक्टीरिया के, Campylobacter species and Salmonella species. Okay, Clostridium species. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो बैक्टीरिया के नाम मैंने यहां पे मेंशन किए हैं, these are different genera. Okay, इनमें बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है इनकी कुछ खसूसियात की बुनियाद पे। अब ये तीनों बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं फूड पॉइजनिंग कॉज करने के लिए। ओके, जो कंपाइलोबैक्टर और सैल्मोनेला हैं स्टूडेंट्स, इनके लिए तो आप समझ लें कि ये हमारे इर्द गिर्द कहीं से भी आप खुला हुआ खाना जिसको प्रॉपरली कुक नहीं किया गया या प्रॉपरली धोया नहीं गया, या स्पेशली खास तौर पे गोश्त वगैरह और अंडे और दूध। ऑलराइट, मैं रिपीट कर रहा हूं ये वाली बात कि अगर इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट है, ऑलराइट, और अगर अनपेस्चराइज्ड मिल्क है जिसको अच्छी तरह से उबाला नहीं गया, या फिर इसी तरह से अच्छी तरह से फ्राई किए हुए या पके हुए अंडे नहीं है, एंड दे आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद दीज बैक्टीरिया, और ये भी पॉसिबल है कि ये बैक्टीरिया उन जानवरों के बॉडी के अंदर या उनके गोश्त के अंदर मौजूद हो जिनको हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वहां पे तो ये कोई अपनी अलामत, अपनी मौजूदगी की या अपने इन्फेक्शन की अलामत जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको खाएंगे और ये गोश्त ऊपर से सही तरह से पका हुआ नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि अब इस बात के चांसेस बढ़ चुके हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी दीज बैक्टीरिया दे विल कॉज द डिजीज इन ह्यूमंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्पेशली एक टर्म मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं सैल्मोनेला के साथ, दिस इज नोन एज सैल्मोनेला जेजिनाई। ऑलराइट, इसके नाम से आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये वो बैक्टीरियम है कि जो बीमारी फैलाएगा आपके जेजनम वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करना शुरू करेगा। ऑलराइट, फिर इसी तरह स्टूडेंट्स जो क्लोस्ट्रीडियम मैंने यहां पे मेंशन किया है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम। ऑलराइट, दिस जीनस इज ऑलरेडी वेरी फेमस ड्यू टू इट्स अनदर मेंबर, और इसका नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ऑलराइट, वो वाला बैक्टीरिया जो टेटनस का बायस बनता है, उसी जीनस से इस बोट्युलिनम स्पीसीज का भी ताल्लुक है, और ये स्वीयर किस्म की फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, और इतनी स्वीयर कि डायरेक्टली अटैक कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। ऑलराइट, यानी कि वो नर्व्स जो आपके मसल्स और बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन का बायस बनी हुई हैं, उन नर्व्स की सिग्नलिंग प्रोसेस को बाज़ औक़ात अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से कार्डियक और पल्मोनरी पैरालिसिस का बायस बन सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इससे क्या मुराद है कि दिल की धड़कन को मफलूज कर देना, या जो हमारे फेफड़े जो बार बार एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होके हमारे लिए गैसियस एक्सचेंज का बायस बन रहे हैं पसलियों के इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से, इस अमल को भी मुकम्मल तौर पे रोक देना। और जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस ह्यूमन का जिंदा रहना पॉसिबल है
नो, दैट विल बी इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम इट कॉजेज सीवियर टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो स्टूडेंट्स इस बात का जरूर ख्याल रखें कि इवन अगर आपके घर में पकाने के लिए कोई चिकन या गोश्त लाया जा रहा है तो समटाइम्स ये आदत होती है कि इकट्ठा ही लेके आ जाते हैं और उसको फ्रीज कर लिया जाता है, ऑलराइट। या फिर समटाइम्स हम मार्केट से बना बनाया गोश्त लेके आते हैं जो ऑलरेडी फ्रोजन रेफ्रिजरेटर्स में वहां पे पड़ा हुआ होता है, और अगर रेफ्रिजरेटर्स के अंदर फ्रोजन फॉर्म में पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको घर पे लेके आते हैं और फिर उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं, ओके। यानी कि उसमें से वो पानी वाला हिस्सा निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए और नरम हो जाए और फिर उसको पकाना स्टार्ट करें। अब याद रखिएगा यहां पे जो पानी इस डीफ्रॉस्टिंग की वजह से निकल रहा है उसके अंदर सैल्मोनेला की बहुत कसीर तादाद मौजूद होती है, और हमारे याद रखने के लिए यहां पे ये बात है कि वो पानी अगर किसी बर्तन को टच हो रहा है या इवन के हाथों को टच हो रहा है ड्यूरिंग कुकिंग तो हाथ भी धो लिए जाएं, बर्तन भी धो लिए जाएं और फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो सैल्मोनेला डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है बाय दोज इन्फेंट्स whose mothers are cooking inside the kitchen. Alright students, अगर वो इसी तरह बगैर धोए हाथों से आके बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दें या उन्हीं बर्तनों में आप खुद से खा लें तो उसका मतलब यह है कि आपने सैल्मोनेला को भी साथ ही इंजेस्ट कर लिया और फिर फूड पॉइजनिंग की अलामात जाहिर हो सकती हैं। Alright students, this was a brief explanation about the food poisoning. Okay? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है that is obesity, मोटापा। Alright students, obesity यानी कि मोटापा। अब students obesity या मोटापा ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं इसके साथ ही साथ मैं एक और आपके लिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। This is known as BMI. Alright, BMI is what? Body Mass Index. Alright, अब ये मैंने क्यों बताया आपको कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई ये डिसाइड कौन करता है कि हम मोटे हो चुके हुए हैं या हम ओवरवेट हो चुके हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा BMI ये एक इंडेक्स टेक्निक कह लें या फॉर्मूला कह लें अप्लाई किया जाता है कि आपकी बॉडी का वेट और आपकी बॉडी का जो इंडेक्स है यानी फैलाव और हाइट वगैरह, अब इस लिहाज से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कौन इंसान फिट है और कौन जो है वो फिटनेस से पीछे है और कौन जो है वो ओवरवेट या ओबेसिटी वाली स्टेट में जा चुका हुआ है। ऑलराइट, तो इस लिहाज से BMI आपको अपना पता होना चाहिए। अब फिर इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ओबेसिटी का आगाज कहां से होता है। उसके लिए स्टूडेंट्स में यहां पे स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं, टेकिंग इन कैलोरीज that we do not need. Alright, अब इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली हम खाना तो खाते हैं, ऑलराइट, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना शुरू हो जाएं तो फिर इसका मतलब यह है कि अब हमने वो चीजें भी अपनी बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर ली हैं कि जिनकी हमें जरूरत नहीं थी और उनको हम एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी इन इजाफी न्यूट्रिएंट्स को फैट्स में कन्वर्ट करती है और फैट्स में कन्वर्ट करके इनको स्टोर कर लिया जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इनको स्टोर किस तरह से किया जाता है, तो इसके लिए याद रखिएगा एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, एडिपोज टिश्यू। ऑलराइट, एडिपोज टिश्यू। नाउ many small fat molecules join to form one big globule in the center of the cell of adipose tissue. Alright students, अब देखें कि ये वाली जो बात एडिपोज टिश्यू वाली है, इसके लिए पहले ये समझें कि एडिपोज टिश्यू मौजूद कहां पे है।
हमारे लिवर और किडनीज और स्किन के नीचे व्हाइट कलर की चर्बी की लेयर्स मौजूद होती हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स ये वाली जो व्हाइट कलर की चर्बी हमें नजर आती है, असल में इसमें भी लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं, दैट मेक अप द एडिपोज टिश्यू। ऑलराइट, अब इसका मतलब क्या है कि फैट स्टोरेज टिश्यू, वो टिश्यू जिसका काम ही ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट्स आप जरूरत से ज्यादा खा चुके हुए हैं उनको स्टोर कर लेना। लेकिन इस स्टोरेज के साथ ही साथ नुकसान कब होता है कि जब हम ओबेसिटी की जानिब जाना शुरू हो जाते हैं। अब ओबेसिटी की जानिब जब जाना शुरू होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमें ये याद रखना पड़ेगा कि क्या ओवरवेट होना अच्छी चीज है या बुरी चीज है। तो ऑब्वियसली इसका जवाब कभी भी अच्छी चीज के हवाले से नहीं सुन सकते आप, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो नतायज हैं, अगर ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज्यादा देर तक कंटिन्यू कर लिया जाए तो उसके साथ बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? Consequences, नताइज, the obese people, they can more frequently or easily suffer from diabetes, शुगर हो सकती है इनको, high blood pressure, or even heart attack. Alright students, ये सब प्रॉब्लम्स इन लोगों में फेस किए जा सकते हैं। ओके, अब मुझे ये आइडिया हो रहा है कि आपके जहन में एक और सवाल भी आ रहा है कि ये बीमारियां तो उन लोगों में भी मौजूद हैं कि जो बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते, लेकिन इसके साथ एक और सवाल को हम रिलेट कर लेते हैं, और वो क्या है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग खाते तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनमें कभी भी मोटापे के आसार नजर नहीं आते। तो स्टूडेंट्स, इस लिहाज से याद रखिएगा कि इसकी बुनियादी वजह मैं यहां पे मेंशन करने लगा हूं बोर्ड पे। The question is, why some people never get fat? Alright, इवन कि बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, ओके, लेकिन उसके बावजूद इनमें मोटापे के जरा बराबर असरात भी नजर नहीं आ रहे होते। तो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, the answer lies in the equilibrium of hormones. Alright, अब ये वाला पॉइंट जो मैंने यहां पे मेंशन किया है बहुत अहम है आपके समझने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर फैट्स बनाए भी जा रहे हैं और तोड़े भी जा रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर गुड फैट्स भी मौजूद हैं और बैड फैट्स भी मौजूद हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे हार्मोन्स इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में कामयाब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग अपनी जरूरत से थोड़ा सा भी ज्यादा खाते हैं तो फौरन मोटे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों में ये फायदा तो है कि इनके हार्मोन्स फौरन ही इनके मोटापे को रेगुलेट कर देते हैं और ये दोबारा से स्मार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका एक नुकसान भी होता है कि इनके ब्लड के अंदर जो बैड फैट्स हैं वो सर्कुलेट करते रहते हैं और बाद में फिर ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया वगैरह या ब्लड के अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार होना या इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारियों में जल्दी मुब्तला हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये अगर फायदे हैं तो साथ ही साथ नुकसान भी हैं। और फिर एक और बुनियादी वजह कि जिसको हम बिल्कुल झुटला नहीं सकते, दैट इज द हेरिडिटी, कि ये भी पॉसिबल है कि ये वाली खसूसियत यानी कि बहुत ज्यादा खाना लेकिन उसके बावजूद मोटा ना होना, ये वाली खसूसियत हो सकता है कि आबाओ अजदाद से चलती चली आ रही हो और वो कभी भी मोटे हो ही ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी हमें नजर आ सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये डिसऑर्डर्स हम फिलहाल यहीं तक इसको रोकते हैं, फिर जो अगले डिसऑर्डर्स हैं इनको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।